प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ जिले के सलावा ग्राम में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की रखेंगे आधारशिला। यहां 1080 खिलाड़ियों के लिए होगी प्रशिक्षण व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किश्त की जारी। किसानों से किया संवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद रामपुर में 25 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार अपराधियों के प्रति है सख्त। और देश भर में 15 से 18 साल की आयु के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण शुरू। टीकाकरण कल से होगा प्रारंभ। नमस्कार, मैं हूं अनिल और अब इस बुलेटिन के समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार खिलाड़ियों को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनका क्षमता विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ जिले में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। इस विश्वविद्यालय में महिला और पुरुष खिलाड़ियों को मिलाकर कुल 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होगी। मेरठ और इसके आसपास के जिलों में खेल सुविधाओं का होगा इजाफा। मेरठ के सरधना में खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी। 700 करोड़ की अनुमानित लागत से बनने वाला ये विश्वविद्यालय सरधना के सलावा और केली गांव में बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। भारत में खेलों के प्रति आकर्षण बढ़ा है। एक नए युग की शुरुआत हुई है। हम में से हर कोई खुश था जब भारत ने टोक्यो ओलंपिक में इतने मेडल जीते। हम में हर कोई गर्व से भरा था जब हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने पैरालंपिक में इतिहास रच दिया। पैरालंपिक के इतिहास में भारत ने अब तक जितने मेडल जीते थे उससे ज्यादा मेडल हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने पिछले पैरालंपिक में जीतकर दिखाए हैं। भारत आज अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स और स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना निवेश कर रहा है उतना पहले कभी नहीं किया गया। मेरठ में बनने वाला ये खेल विश्वविद्यालय केंद्र सरकार की उस नीति के तहत है जिसमें खेल सुविधाओं का विस्तार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारतीय प्रतिभाओं की धमक शामिल है। इसके तहत देश के हर हिस्से में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना स्थापित किए जा रहे हैं। पूरे क्षेत्र को स्वाभाविक रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश को बहुत अधिक इसका लाभ होगा और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो प्रतिभाएं पड़ी हुई हैं जो उनको तलाश नहीं कर पाते हैं उनको तलाश करने में आसानी होगी, उनको तराशने में आसानी होगी और उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने में आसानी होगी। मेरठ में बनने वाले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय को लेकर स्थानीय खिलाड़ियों में काफी उत्साह है। जो हमारे आसपास के अदर वहाँ भी जाते थे मेरठ वगैरह, तो अब यहाँ पे मतलब किसी पास सवारी नहीं थी कुछ भी, तो यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। यूनिवर्सिटी आ रही है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो हमारे युवा इंटरनेशनल खिलाड़ी तक हमें देखने को मिलेंगे इस यूनिवर्सिटी में। बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे हमारे क्षेत्र के सभी युवाओं को बहुत ज्यादा से ज्यादा खेलने को मिलेगा। खेल विश्वविद्यालय में सिंथेटिक हॉकी मैदान, फुटबॉल मैदान, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी ग्राउंड, लॉन टेनिस कोर्ट, जिम्नेजियम हॉल, सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम, तरणताल बहुउद्देशीय हॉल और साइकिल वेलोड्रोम की सुविधा होगी। विश्वविद्यालय में निशानेबाजी, स्क्वाश, जिम्नास्टिक, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, कैनोइंग और कयाकिंग जैसे अन्य सुविधाएं भी रहेंगी। विश्वविद्यालय में 540 महिला और 540 पुरुष खिलाड़ियों को मिलाकर कुल 180 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता होगी। मेरठ से अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मेरठ की सरधना तहसील के सलावा गांव में बनने वाला मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। मेरठ के खिलाड़ियों का मानना है कि इस विश्वविद्यालय के बनने से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। खिलाड़ियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार खिलाड़ियों के हित के लिए काम कर रहे हैं।
मैं मेरठ के आसपास स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रैक्टिस करता हूँ, एथलेटिक करता हूँ मैं। इस बात को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी यहाँ पर खेल यूनिवर्सिटी में शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस बात का बहुत गर्व है कि हमारे खिलाड़ी यहाँ से खेलकर दुनिया में इस भारत का अच्छा नाम करेंगे। हम KFCPM मेरठ कैलाश प्रकाश स्पोर्ट स्टेडियम में एथलीट करता हूँ 100 to 100 मीटर्स। कल खेल यूनिवर्सिटी में मोदी जी आ रहे हैं और योगी जी जिनसे देश के खिलाड़ियों को बहुत ही फायदा होगा, बल्कि बढ़िया प्लेयर बनेंगे। हमें पता चला है कि कल मोदी जी आ रहे हैं और वो खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने आ रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी है, बहुत गर्व है और सच में हमें भी मौका मिलेगा और जितने भी बाकी लोग हैं जिनको पता नहीं है खेलों के बारे में पता चलेगा और वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे आके, बाकी सबको मौका मिलेगा। वो इतना अच्छा काम कर रहा है क्योंकि अब हम सभी मतलब खेलों में आगे बढ़ेंगे और देश के लिए मेडल लाएंगे। हमारे मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी बन रही है, कल मोदी जी आ रहे हैं और बहुत अच्छा ये चीज़ है। सभी खिलाड़ियों को बाहर खेलने का मौका मिलेगा, ओलंपिक तक खेलने का मौका मिलेगा और बहुत गर्व की बात है। बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी। कल मोदी जी आ रहे हैं शिलान्यास करने, जो सरदना में यूनिवर्सिटी खेल यूनिवर्सिटी बन रही है, तो वो बहुत गर्व की बात है हमारे देश के लिए और हमारे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए। सबको मौका मिलेगा आगे खेलने का। ऐसा होता था पहले कि हरियाणा में थे स्टेडियम तो हरियाणा वाले ज़्यादा ऊपर माने जाते थे, तो अब यूपी में बन जाएगा तो फिर यूपी का भी बहुत ज़्यादा नाम होगा, तो इससे हमें बहुत लाभ है खेलने के लिए। मैं मेरठ से आर्चरी की प्रैक्टिस भी करती हूँ और स्टेट भी खेल चुकी हूँ। नेशनल में मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ स्टेट के बेस पे और लगातार 3 साल हो गए मुझे आर्चरी करते हुए। जो मोदी जी ने ये यूनिवर्सिटी बनाई है उसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद और बच्चों को इससे प्रोत्साहन मिल रहा है ताकि बच्चे ओलंपिक में भी नेशनल में अच्छा मेडल हो। नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री ने देश के हर एक नागरिक से आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद बीते साल भारत ने कई क्षेत्रों में नए मुकाम हासिल किए हैं और ऐसे में आने वाले वक्त में सभी का सामर्थ्य, संकल्प और इच्छा शक्ति मिलकर नए आयाम गढ़ेगी। नए साल का ये पहला दिन नए संकल्पों का दिन। ये संकल्प आजादी के अमृतकाल में देश को और समर्थ और सक्षम बनाने वाले हैं। यहां से हमें इनोवेशन का कुछ नया करने का संकल्प लेना है। साफ सफाई का जो संकल्प है उसे भी हमें भूलना नहीं है। सबसे बड़ा संकल्प है आत्मनिर्भरता का, लोकल के लिए वोकल होने का। हमें भारत में बनी चीजों को वैश्विक पहचान देनी है। इसके लिए जरूरी है कि भारत में पैदा होने वाले, भारत में बनने वाले हर सामान, हर सर्विस को हम प्राथमिकता दें। हमें याद रखना है कि हमारे आज के कार्य अगले 25 वर्षों की हमारी विकास यात्रा की दिशा तय करेंगे। इस यात्रा में हम सभी का पसीना होगा, प्रत्येक देशवासी की मेहनत होगी। नए साल का पहला दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान और किसानी के नाम किया, जब प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी की। 10 करोड़ किसान परिवारों को मिले 20,000 करोड़ रुपए और इस मौके पर उन्होंने देश के 351 एफपीओज के लिए 14 करोड़ रुपए की इक्विटी अनुदान भी जारी किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने और केमिकल फ्री उत्पादों की उपज बढ़ाने का भी आह्वान किया। साल 2022 का पहला दिन और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने जारी की किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त। देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में तकरीबन 20,000 करोड़ से ज्यादा की रकम सीधे उनके खातों में जमा हो गई। प्रधानमंत्री ने बताया कि ये रकम देश के छोटे किसानों के लिए एक बड़ा संबल है। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। हर बार, हर किस्त समय से, हर साल हजारों करोड़ रुपए का ट्रांसफर बिना किसी बिचौलिए के
बिना किसी कमीशन के पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस मौके पर उन्होंने देश के 351 एफपीओ के लिए 14 करोड़ रुपए का इक्विटी अनुदान भी जारी किया। कृषि क्षेत्र में छोटे किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने की दिशा में किसान उत्पाद संगठन की उपयोगिता को प्रधानमंत्री ने जमकर सराहा। उन्होंने कहा कि एफपीओ के जरिए छोटे किसानों के पास 5 बड़ी शक्तियां मौजूद हैं, जिसके तहत वो अब बाजार से मोल भाव कर सकता है। वहीं संभावना बड़ी हो गई है, साथ ही नवोन्मेष करने की ताकत किसानों को मिली है। इसके अलावा अब छोटे किसान जोखिम चुनौतियों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं और अब ऐसे किसान बाजार के मुताबिक अपने आप को तैयार भी आसानी से कर सकते हैं। इन एफपीओ को 15 लाख रुपए तक की मदद भी मिल रही है। इसी का नतीजा है कि आज देश में ऑर्गेनिक एफपीओ, इसके क्लस्टर्स, ऑयल सीड के क्लस्टर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे किसान आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। देश विदेश के बड़े बाजार उनके लिए खुल रहे हैं। कृषि क्षेत्र ने महामारी की चुनौतियों के बावजूद एक के बाद एक मुकाम हासिल किया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पाम ऑयल मिशन के तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए 11,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। देश में रिकॉर्ड अन्न उत्पादन पर प्रधानमंत्री ने संतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड स्तर 300 मिलियन टन के स्तर पर पहुंच चुका है, तो वहीं दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत ने 6 से 7 साल पहले की तुलना में 45% बढ़ोतरी दर्ज की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं। फसलों के अवशेष हो, पराली हो, ऐसी हर चीज से भी किसान को पैसा मिले, इसके लिए प्रयास तेज किए हैं। कृषि अवशेषों से बायोफ्यूल बनाने के लिए देश भर में सैकड़ों नए यूनिट्स लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश 100 साल की सबसे बड़ी बीमारी के खिलाफ एकजुट होकर सामूहिक प्रयास की बदौलत जंग लड़ रहा है। ऐसे में देश के हर एक नागरिक का छोटा सा प्रयास, एक संकल्प और सामर्थ्य मिलकर बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध कर सकते हैं और साल 2022 में हर एक व्यक्ति राष्ट्र की भावना से सार्थक काम करे। डर, भय, आशंकाओं को छोड़कर हमें शक्ति और सामर्थ्य को याद करना है। देश प्रेम की भावना सर्वोपरि रखनी है। हमें अपने लक्ष्यों को याद रखते हुए लगातार लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना है। राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ राष्ट्र के लिए निरंतर प्रयास हमारे संकल्पों में सिद्धि की अधीरता है। आज हमारी नीतियों में निरंतरता है और निर्णयों में दूरदर्शिता है। ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में डिजिटल इंडिया की अहम भूमिका के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसकी बदौलत गांव-गांव तक विकास की धारा सुचारू रूप से पहुंच रही है। वहीं पशुधन की सुरक्षा और संवर्धन के लिए भी सरकार ने टीकाकरण अभियान से लेकर गोवर्धन योजना भी प्रारंभ की है। प्रधानमंत्री ने किसानों का आह्वान किया कि आधुनिक तकनीक, नए तौर तरीकों के साथ पारंपरिक ज्ञान को आगे बढ़ाएं और केमिकल फ्री उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं और आत्मनिर्भर बने। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नए साल के मौके को श्रद्धा से जुड़ते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शनों को जाते हैं, लेकिन 31 दिसंबर की रात को दर्शनों के लिए आए श्रद्धालुओं के बीच किसी कारण भगदड़ मच गई, जिस वजह से 12 श्रद्धालु मारे गए। 16 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें श्री माता वैष्णो देवी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 9 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय राहत कोष से आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ से 12 श्रद्धालु मारे गए, जबकि कई अन्य घायल हुए। त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित मंदिर के गर्भगृह के बाहर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। ऐसे में इनके बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और भगदड़ मच गई। यह सभी मौतें दम घुटने और कुचले जाने से हुई। 12 श्रद्धालु अपनी जान गंवाए। तुरंत ही रेस्क्यू किया गया लोगों को और 16 लोगों को अस्पताल लाया गया।
जिसमें से 7 लोग डिस्चार्ज कर दिए गए। अभी मैं देख करके आया हूँ, 9 डिस्चार्ज हो गए। जो 7 लोग बचे हैं उसमें कुछ वेंटिलेटर पर हैं, लेकिन वो भी स्टेबल हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये भी ठीक हो जाएंगे। Most of the I think deaths have taken place because of the suffocation, because of people being run over by each other, and most of the injuries are also due to the same region. घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य का काम तेजी के साथ शुरू किया गया। सभी घायलों को उपचार के लिए श्री माता वैष्णो देवी नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। भगदड़ में मारे गए लोग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बताए गए हैं। भगदड़ की सूचना मिलते ही खुद पीएम मोदी ने घटना का संज्ञान लिया। उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात करके हालात की जानकारी ली। माता वैष्णो देवी परिसर में हुए दुखद हादसे पर शोक व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने भगदड़ में अपनों को खोया है, जो लोग घायल हुए हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन उसके लगातार संपर्क में है। मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से भी बात हुई है। राहत के काम का, घायल के उपचारों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। श्राइन बोर्ड घायलों के इलाज का खर्च उठाएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। 86 के बाद से ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं था। पीक यात्रा जो कभी हुई है 50,000 के आसपास भी हो सकती है पीक पे, अभी उससे आधी के आसपास। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना के बाद राहत और बचाव कार्यों पर स्वयं नजर रखी। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात भी की। करके हमने उस स्पॉट पर भी गए जो गेट नंबर 3 है, जहां पर ये दुर्घटना हुई है। कुछ एक ऑब्जर्वेशंस हैं कि किस तरह से उस बॉटलनेक को दूर किया जाए। अब नीचे जाकर के कटरा में हम एक बार फिर से बैठेंगे वैष्णो देवी ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ, उनके साथ कुछ एक सुझाव साझा करेंगे। एक क्लोक रूम है जहां आने जाने में लोगों को दिक्कत आती है। छोटे छोटे हैं प्रैक्टिकल चीजें जिनको शायद हम डुएबल बना सकते हैं, जिनका निवारण हो सकता है। शायद उस क्लोक रूम को किसी और जगह अगर रीएलोकेट किया जा सके तो उसका भी विकल्प सोचा जा सकता है, या एक और क्लोक रूम हो जाए ताकि आने जाने वाले यात्रियों का रश कम हो। गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात करके घटना की पूरी जानकारी ली। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि प्रशासन घायलों को उपचार पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। घटना बीती रात 2 से 3 बजे के बीच घटी। सुबह होते होते प्रशासन ने परिस्थितियों पर नियंत्रण कर लिया। इसके बाद यात्रा फिर से बहाल कर दी गई है। माता वैष्णो देवी मंदिर जम्मू के रियासी जिले में 5200 फुट की ऊंचाई पर त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित है। नए साल के अवसर पर माता रानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जनपद रामपुर में 95 करोड़ रुपए की लागत की 25 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम लोगों ने कहा था कि अपराध व अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति पर प्रदेश सरकार कार्य करेगी। जहां आवश्यकता पड़ी वहां सरकार ने बुलडोजर चलाने में भी गुरेज नहीं किया। आपने नोटों की गड्डियों के पहाड़ जेसीबी से निकलते हुए देखे होंगे। जनता की कमाई पर डकैती डालकर विकास के कार्यों को अवरुद्ध करके जो अनैतिक तरीके से संपत्ति अर्जित की गई थी, ये वही पैसा है जो आज निकाला जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने तो पहले ही दिन कहा था, हम लोगों ने कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। भाइयों बहनों, जीरो टॉलरेंस का मतलब यही था कि अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है, गरीबों की संपत्ति को जबरन कब्जा किया है, और अगर किसी ने
प्रदेश के अंदर व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा किया है, तो संपत्ति को वापस उस गरीब को या तो सरकार देगी, और अगर सरकारी संपत्ति है तो वह संपत्ति वापस सरकार लेगी। और इसके लिए सरकार ने आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती। देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों में टीकाकरण के लिए 1 जनवरी से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो गया है। टीकाकरण केंद्र पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इस आयु वर्ग के लिए 3 जनवरी से टीकाकरण शुरू करने की घोषणा की थी। वहीं अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए एहतियात के तौर पर टीके की तीसरी खुराक 10 जनवरी से शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पात्र लाभार्थियों के लिए टीकाकरण में और तेजी लाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय बढ़ा दिया है। कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर RS शर्मा ने कहा कि वैक्सीन का पहला एहतियाती टीका हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने 9 महीने पहले दूसरा टीका लगवाया। टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की और संबंधित विभाग के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि संक्रमण की स्थिति अभी पूरी तरह नियंत्रण में है। थोड़ी सी भी लापरवाही प्रदेशवासियों के लिए भारी पड़ सकती है। बीते 24 घंटों में हुई 1,93,549 सैंपल की जांच में कुल 383 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। इसी अवधि में 31 लोग उपचारित होकर कोरोना मुक्त भी हुए। प्रदेश में कुल एक्टिव कोविड केस की संख्या 1,211 है, जबकि 16,87,859 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के किशोर बच्चों को कोविड टीकाकरण का सुरक्षा कवर प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। 10 जनवरी से सभी कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ केयर व फ्रंटलाइन वर्कर्स तथा 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को प्रीकॉशन डोज दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में जन विश्वास यात्रा बाराबंकी की हैदरगढ़ और दरियाबाद होते हुए रामनगर पहुंची। यात्रा का हर जगह जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कई जनसभाओं का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रमों में लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने कानून का राज स्थापित किया है। बहन बेटियां अब आधी रात को भी अपने घर सुरक्षित पहुंचती हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का लक्ष्य सभी 403 सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का है। इसी को लेकर भाजपा ने 19 दिसंबर से जन विश्वास यात्रा शुरू की है। उससे भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ गया है। भाजपा की जन विश्वास यात्राओं से विपक्षी दलों में काफी बेचैनी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की जन विश्वास यात्रा जनता का भरोसा जीतने में सफल हो रही है। लोग बिजली का तार पकड़ते थे तो करंट आ जाता था, बिजली का तार पकड़ते थे करंट नहीं आता था, बिजली का बिल पकड़ते थे करंट आ जाता था। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कल लखनऊ में गोमती नदी पर गऊ घाट पंपिंग स्टेशन से हरदोई सीतापुर बाईपास तक 250 लाख रुपए की लागत से निर्मित तटबंध का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक उत्तर डॉक्टर नीरज वोरा भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि बाढ़ बचाव कार्य और आवागमन में ये तटबंध बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। लगभग 6 से 7 लाख लोगों को इस तटबंध से लाभ मिलेगा। बहुत दिनों से यहाँ के लोग इस बंधे के न बनने के कारण से, बाढ़ के कारण से बहुत लोग प्रभावित होते थे और आवागमन के सारे रास्ते बंद थे और जिसके कारण से गंदगी भी बहुत होती थी, बीमारियां भी फैलती थी, लोगों के घरों तक पानी भी जाता था और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आज आ भी नहीं पाते थे। बरसों जो जिसकी प्रतीक्षा थी उसको हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पूरा किया है और हमारे विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी ने इसके लिए बहुत प्रयास किया और बरसों से ये सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी ये बंधा पूरा हो। आज इनके जो आदेश था उसका पालन हुआ है
और सरकार ने इस बंधे को काम को तेज गति से करने के लिए निर्देशित किया है। आधा काम हो चुका है, 15 दिन के अंदर हमारा बंधा पूरा होगा। लगभग 6 से 7 लाख लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा और जो बाढ़ से क्षेत्र हमारा प्रभावित होगा उससे भी हम बच पाएंगे। यानी बाढ़ बचाव के कार्य में भी ये बंधा बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, आवागमन में भी उपयोगी सिद्ध होगा। लोगों के लिए अब अपने जीवन के लिए बड़ी सरलता यहाँ पर प्राप्त होगी। शामली के जलालाबाद क्षेत्र में गंगा यमुना संगम गंदेवाड़ा घाट का लोकार्पण प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा एवं एमएलसी वीरेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से किया। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग की ओर से ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। संगम पर रहने वाले पर्यटकों के लिए और ज्यादा सुविधा प्रदान की जाएगी। इस दौरान गन्ना मंत्री ने कहा कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। प्रदेश विकास, सरकारी योजनाओं का पात्रों को लाभ देने और बहन बेटियों की सुरक्षा में अव्वल है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को राष्ट्रवादी सरकार चाहिए, न कि परिवारवादी। इस दौरान उन्होंने शामली जिले के गंगा और यमुना के मिलने वाले स्थान संगम पर विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर जो बेहद सुंदर एक घाट बना है, यहाँ सज्जा हो रही है, लाइटें लग रही हैं, यहाँ इंटरलॉकिंग हुई है, बहनों के लिए अलग से स्नान घाट बना है। एक छोटे हरिद्वार के रूप में ये संगम विकसित हो रहा है। आज हजारों लोगों की भीड़ के बीच में यहाँ इंटरलॉकिंग का शिलान्यास हुआ, गेस्ट हाउस का लोकार्पण हुआ, करोड़ों रुपए के कार्यों का लोकार्पण हुआ और भविष्य में लगातार यहाँ आरती के कार्यक्रम की योजना है, यहाँ लाइटिंग की योजना है, घाट को और बढ़ाने की योजना है। मतलब ये छोटे हरिद्वार के रूप में यह स्थान पश्चिम उत्तर प्रदेश में भविष्य में विकसित होगा और अभी भी हजारों की संख्या में बहनें आती हैं, स्नानार्थी आते हैं, सभी धर्मार्थी आते हैं। ललितपुर के पट्टा गांव की नंदिनी कुशवाहा ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीकी मंत्रालय की ओर से एक बड़ा सम्मान हासिल किया है। पट्टाग्राम के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 8 की पढ़ाई करके नंदिनी ने अपने शिक्षकों की मदद से मिट्टी को जानो फसल पहचानो आइडिया को भारत सरकार के कंप्यूटर आधारित कृत्रिम होशियारी की उन्नत परियोजना के तहत प्रेषित किया। आजादी के डिजिटल महोत्सव के तहत भारत सरकार एवं इंटेल इंडिया द्वारा प्रदेश से एकमात्र और देश में टॉप 20 प्रोजेक्ट में इस आइडिया के शामिल किए जाने से ललितपुर जिले में खुशी की लहर है। में हमें प्रोजेक्ट चुनने का एक आइडिया मिला कि अपनी गांव की हमें कोई गंभीर समस्या चुन के देनी है उनके लिए, तो हमने दी। तो हमारे प्रदेश से हमारा सिलेक्शन हुआ और हमें 28 नवंबर 2021 को वहां जाने पर इन सब द्वारा सम्मानित किया गया। ये जो विचार है ये किसानों के लिए, जो कि देश की शान होते हैं, देश का जीवन इनसे जुड़ा होता है, उसके लिए इस बच्ची ने एक अपने विचार से पूरे देश में इस गांव का, इस प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसका विचार भविष्य में एक जो बीज रूप में है, ये बट वृक्ष के रूप में फलीभूत होगा और भारत सरकार इसकी यदि इसी प्रकार मदद करती रही तो ये निश्चित ही ये कार्य सफल हो पाएगा। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, समस्त सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। और अब इस बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ जिले के सलावा ग्राम में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की रखेंगे आधारशिला। यहां 1080 खिलाड़ियों के लिए होगी प्रशिक्षण व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किश्त की जारी, किसानों से किया संवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद रामपुर में 25 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा सरकार अपराधियों के प्रति है सख्त। और देश भर में 15 से 18 साल की आयु के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण शुरू। टीकाकरण कल से होगा प्रारंभ। समाचारों में आज फिलहाल इस समय इतना ही, लेकिन चलने से पहले वही जरूरी बात कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है।
नया वेरिएंट भी सामने आ गया है, इसलिए मास्क पहनें, उचित दूरी बनाकर रखें, भीड़भाड़ से बचें और समय समय पर हाथ धोते रखें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।